इशू 10 में हमने देखा था कि क्रॉक ने ब्रूस को बेन से बचाया था, लेकिन अब बैटमैन को तोड़ने के लिए बेन उसके बाकी दोस्तों के पीछे पड़ चुका है और अब वो उनके साथ क्या करने वाला है वो आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 12 में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। गौतम सिटी के नीचे सीवर की गंदी और अंधेरी सुरंगों में वेलन आखिरकार बदबूदार पानी से बाहर निकलता है और बैटमैन को सुरक्षित जगह पर धकेल देता है। ब्रूस जोर जोर से खांसते हुए अपने फेफड़ों में भरा गंदा पानी बाहर निकालता है। फिर वो अपने दोस्त की ओर देखता है जो अब आधा इंसान और आधा मगरमच्छ बन चुका है। तुमने मेरी जान बचाई, ब्रूस हाफते हुए कहता है। विलन अपना बड़ा सा शरीर पानी से बाहर खींचता है और जमीन पर रेंगते हुए बैटमैन के करीब आता है। अब तुम मेरी जान बचाओ, वो फुफकारते हुए कहता है। ब्रूस सिर हिलाता है। मैं इलाज ढूंढ लूंगा, लेकिन वेलन अपना बड़ा मुंह खोल देता है। उसके नुकीले दांत चमकने लगते हैं। नहीं, वो गुर्राता है। ये भूख ब्रूस बहुत दर्द देती है, प्लीज मुझे बचा लो। ब्रूस उसकी बात समझ जाता है। वो अपने कान में लगी ब्लेड निकालता है, उसे ऊपर उठाता है और नीचे वार करता है, लेकिन ब्लेड वेलन के सिर के बगल में कंक्रीट पर जा लगती है। मैं नहीं कर सकता, ब्रूस कांपती आवाज में कहता है। तो फिर मैं खुद कर लूंगा, वेलन गुस्से में चिल्लाता है और ब्लेड की ओर हाथ बढ़ाता है। वो अपनी जान लेने वाला होता है। नहीं, ब्रूस उसे लात मारकर दूर धकेल देता है। हम इससे जीत सकते हैं वेलन, मैं वादा करता हूँ। लेकिन वेलन गुस्से से दहाड़ता है और वापस पानी में कूद जाता है। अंधेरे में गायब होने से पहले वो सिर्फ एक बात कहता है। मुझे तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। ब्रूस कुछ देर तक उसे आवाज लगाता है, लेकिन फिर उसका शरीर जवाब दे देता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वो और सेलिना शहर को देखते हुए एक आलीशान पेंट हाउस में खड़े हैं। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें लीज की बातें बता रहा है, लेकिन सेलिना ब्रूस की ओर देखकर फुसफुसाती है। कुछ परेशान कर रहा है ना तुम्हें? ब्रूस धीरे से सिर हिलाता है। हाँ वेलन, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। उसे लगता है कि वो बिब्बो को हरा सकता है। सेलिना उसके करीब आ जाती है। तो फिर उसे जीतने में मदद करो। ब्रूस उसकी तरफ देखता है। सेलिना शहर की ओर देखते हुए कहती है। उसी तरह जैसे हमने ये जगह हासिल की थी। अगर रूल्स तुम्हारे खिलाफ हैं, तो उन रूल्स को मानना बंद कर दो। अचानक ब्रूस की आंख खुल जाती है। वो हांफते उठता है और देखता है कि एल्फ्रेड उसके पास खड़ा है। आराम से, तुम्हें यहाँ गिरे हुए 20 दिन हो चुके हैं। ब्रूस की आंखें फैल जाती हैं। 20 दिन? एल्फ्रेड सिर हिलाता है। हाँ, और तुम्हें अब भी और आराम की जरूरत है। उन्होंने तुम्हारे शरीर के साथ जो किया, शायद तुम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। एल्फ्रेड बताता है कि उसके दिमाग और रीढ़ में वेनम पहुंचाने वाला सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन ब्रूस उसकी बात अनसुनी कर देता है। मैं ठीक हूँ पेनीवर्थ। वो अपने कपड़े पहनता है और तुरंत शहर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते अचानक उसका शरीर लड़खड़ा जाता है। वो वेनम को अपनी नसों और दिमाग में दौड़ता महसूस कर सकता है। कुछ पल के लिए वो खुद पर कंट्रोल खो देता है, लेकिन फिर वापस खुद को संभाल लेता है। आखिरकार वो अपनी माँ के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और मार्था उसे देखकर हैरान रह जाती है। अगले ही पल वो दौड़कर पहले उसे एक चांटा लगाती है और उसके बाद उसे गले लगा लेती है। थैंक गॉड, वो रोते हुए कहती है। ब्रूस की आंखें नम हो जाती है। मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मार्था पीछे हटती है और रोने लगती है। मैं हर फोन कॉल से डर गई थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर खो दूंगी। फिर वो रुकती है। और फिर ओजी के साथ जो हुआ। ब्रूस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रुको, ओजी। कुछ देर बाद दोनों गौथम जनरल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस को पार करते हुए ब्रूस अंदर जाता है। वो मेयर गॉर्डन को थैंक्स कहता है, फिर सीधे ऑसवर्ल्ड के कमरे में पहुंचता है। डॉक्टर लेस्ली थॉम्किंस पहले से वहां मौजूद होती है। जो देखने वाले हो उसके लिए तैयार रहो। ब्रूस अपने दोस्त को देखकर जम जाता है। उसका पूरा शरीर तोड़ मरोड़ दिया गया है। पहचानना मुश्किल है। ब्रूस, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। लेस्ली कहती है। जिसने ये किया वो इंसान नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले बेन उनके ठिकाने में घुसा था। ऑसवर्ल्ड ने उसे देखकर कहा था, अबे तू है कौन? लेकिन अगले ही पल बेन का हाथ बिजली की गति से बढ़ा और उसने ऑसवर्ल्ड की गर्दन पकड़ ली। तुम इतने बड़े बनना चाहते हो, है ना? नकली मसल्स।
जूते में लगी हील। फिर उसने ऑसवर्ल्ड को जमीन पर पटक दिया और लगातार मुक्के मारता रहा। हर वार के साथ हड्डियां टूटती चली गई। प्रेजेंट में लेस्ली बताती है, उसके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी है। अगर वो बच भी गया तो 2 फीट छोटा हो जाएगा और हमेशा दर्द में जिएगा। ब्रूस चुपचाप सिर झुका लेता है। इसके बाद वो हार्वी से मिलने जाता है। उसका आधा चेहरा पट्टियों में लिपटा हुआ है। उस दिन हार्वी अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे आया था, लेकिन बेन ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। अच्छा, तो तुम हो ग्रुप के बड़े भाई, सबके रखवाले। फिर उसने शराब की बोतल हार्वी के चेहरे पर दे मारी। कांच टूट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया। तुम गद्दार बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे दोस्त अपराधी हैं और तुम सोचते हो कि कानून और अपराध दोनों के बीच जी सकते हो। अब नाटक खत्म। उसने एक पोकर चिप में आग लगाई और शराब पर फेंक दी। आग सीधे हार्वी के चेहरे तक पहुंच गई। अब हार्वी ब्रूस को घूर रहा था। मुझे माफ कर दो, ब्रूस कहता है। हार्वी की आवाज भारी हो चुकी थी। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है ब्रूस। तुमने दांव लगाया था अपने दोस्तों पर, इस शहर पर, सब कुछ पर। फिर वो गुस्से में कहता है, अब यहाँ से निकल जाओ। ब्रूस मुड़ता है, तभी हार्वे उसे रोकता है। अगर इससे तुम्हें बेहतर महसूस हो तो मैं तुम्हें सिर्फ आधे समय तक ही नफरत कर सकता हूँ। इसके बाद ब्रूस एडवर्ड के पास जाता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, छत से तार लटक रहे हैं। अचानक एडवर्ड की आवाज आती है, मैं ठीक हूँ ब्रूस, बस काम कर रहा हूँ। और खौफ से जम जाता है। एडवर्ड की आंखें निकाल दी गई हैं। उसके दिमाग का हिस्सा खुला हुआ है, तार सीधे उससे जुड़े हुए हैं। एडवर्ड मुस्कुराता है। उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, उसने मुझे चुनौती दी। अगर मैं जीत जाता तो मैं उसे मार सकता था। उसने मुझे अपनी बंदूक तक दे दी थी। फिर वो हंसता है। मुझे हराने में सिर्फ उसे 1 मिनट लगा। एडवर्ड बताता है कि बेन ने उसके दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाया था जो विजडम को कंट्रोल करता है। मैं महसूस कर सकता था। सच सवाल बन गए, हर जगह सवाल ही सवाल थे। फिर वो ब्रूस की तरफ देखता है। उसने मेरी मदद की, हम सबकी मदद की, हमें वो बनने के लिए जो हमें होना चाहिए। ब्रूस गुस्से में दांत भींच लेता है। एडी, हमें तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन तभी वैनम उसके शरीर में दौड़ पड़ता है। वो दर्द से बेचैन हो जाता है। एडवर्ड मुस्कुराता है। लगता है उसने तुम्हें भी चैलेंज किया है ब्रूस। तो पहली ये है, अब तुम इसके बारे में क्या करोगे? बाद में ब्रूस अपने बंकर में लौटता है। एल्फ्रेड लड़ाई की तैयारी कर रहा होता है। ब्रूस अपने साथियों को कॉल करता है। ऑपरेशन बंद है। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, बंद? कुछ भी बंद नहीं हुआ है। तुम रेड हुड गैंग को ऑर्डर्स नहीं दे सकते। कॉल कट जाती है। ब्रूस सिर झुका लेता है। एल्फ्रेड उसकी ओर देखता है। तो बस ऑपरेशन खत्म? एल्फ्रेड पूछता है। ब्रूस गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है। उसने उन्हें तोड़ दिया, मेरे दोस्तों को। एल्फ्रेड शांत स्वर में कहता है, हाँ, उसने ऐसा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसे तुम्हें भी तोड़ने दोगे? अचानक रेड वार्निंग लाइट्स चमकने लगती हैं। किसी ने हैंच को तोड़ दिया है, बैटमैन फुसफुसाता है। पूरा बंकर अंधेरे में डूब जाता है। वो आ गया, बेन। एल्फ्रेड हथियारों की अलमारी खोलता है और एक बड़ी सी मिनीगन निकालता है। उसे वॉर इतना पसंद है तो चलो उसे वॉर ही देते हैं। बैटमैन अंधेरे में गायब हो जाता है। एल्फ्रेड आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कोई परछाई से निकलता है। उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है, 2 मुक्के मारता है और बेहोश करके जमीन पर फेंक देता है। बैटमैन सामने आता है और उस घुसपैठिए को घूरता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फुसफुसाता है। सामने खड़ी सेलिना मुस्कुराती है। वेल, हेलो तो बोलो ब्रूस। और इसी के साथ खत्म होती है एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 12 की पूरी कहानी। और सच कहूँ तो इस बार बेन ने ब्रूस के दोस्तों के साथ जो किया वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। साथ ही इस इशू में हमने रेड हुड गैंग की पहली झलक मिली और कैट वुमन का मास्क काफी कूल लग रहा है। कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।